Are you preparing for UGC NET or any other PSU exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. Yes, hello team. Very good morning to everyone. Welcome back to Tutelage Academy. और आज हम लोग यूनिट 4 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को स्टार्ट करने वाले हैं, राइट? चलिए, अगर आपका मन हो तो आप पेन नोटबुक भी साथ में रख सकते हैं. जो भी पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लगे आप ऐड कर लीजिए साइमल्टेनियसली, राइट? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1. इट इज अ सबसेट ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटीज कंसर्निंग विद अंडरस्टैंडिंग, predicting and influencing individual behavior in organizational setting. क्या है? मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर या फिर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट. सबसेट ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटीज, ठीक है? मैनेजमेंट एक्टिविटीज जितनी भी होती है उसका एक सबसेट जिसका काम क्या है? लोगों के बिहेवियर को, जो कि ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में जो लोगों का बिहेवियर है उसको समझना, प्रिडिक्ट करना, इन्फ्लुएंस करना, मॉडिफाई करना, अफेक्ट करना, वो काम किसका है? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, है ना? तो जो हमारा यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ये हमें क्या सिखाती है? हमें ये सिखाती है कि जो इंडिविजुअल और ग्रुप बिहेवियर भी है, इंडिविजुअल बिहेवियर और उसी से ही ऑब्वियसली ग्रुप बिहेवियर बनेगा. तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने सारे लोग हैं उनका जो बिहेवियर है उसको हम किस तरीके से चैनलाइज करें एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनाएंगे. तो बिहेवियर को समझना, बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना, बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, बिहेवियर को मॉडिफाई करना, ये सारा काम हम करते हैं किसमें? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में. मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी अलग है. मैनेजमेंट अपने ग्रोथ के लिए या फिर जो कुछ भी है उसके लिए अगर अपने कोई स्ट्रैटेजी बनाती है, दैट इज इट. ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हम लोग आगे पढ़ेंगे. ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट दैट इज बिहेवियर का ही डेवलपमेंट. बिहेवियर को जो हम लोग जैसा हम लोग चाह रहे हैं उस हिसाब से डेवलप करवाना इज ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट. जैसा भी हमारा एक आइडिया है, एक नोशन है कि लोगों का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, वैसा डेवलपमेंट करवाने इज ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट. ओवरऑल लोगों के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ का डेवलपमेंट कराना इज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. डन? यहाँ तक ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हेल्प्स द मैनेजर टू इम्प्रूव कस्टमर सर्विस एंड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस. अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर अगर अच्छा रहेगा, ठीक है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का जो इमोशनल हेल्थ और ऑर्गेनाइजेशन के लोग अगर मेंटली अगर बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करेंगे, उनका बिहेवियर अच्छा रहेगा तो कस्टमर सर्विस भी हमारा अच्छा रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हेल्प्स इन बेटर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एज इट हेल्प्स इंप्रूविंग द स्किल्स ऑफ द पीपल. A study of both group and individual performance and an activity within an organization. Done. चलिए ये क्वेश्चन है Maslow वालों का hierarchy, division of work, unity of command, authority in narrow span. Just to revise and you should hardly take 5 seconds. Question number 2 quickly. I want to see who कौन लोग आंसर कर लेंगे तुरंत. I want to see hierarchy, division of work, unity of command, authority in narrow span. Quickly. जितने भी लोग ऑनलाइन हैं दे हैव टू बी एक्टिव एज वेल. तुरंत कंप्लीट, तुरंत आंसर कीजिए. 2 का 1 क्विकली. बस बहुत आसान है. एक ही यहाँ सामने दिख रहा है 1 बॉस, यूनिटी ऑफ कमांड, सी का बी सब इसमें है. सी का बी बस 1 में है. हो गया, आ गया, है ना? हियरार्की मतलब चेन ऑफ कमांड. बी का डिवीजन ऑफ वर्क is done as per specialization. Unity of command 1 boss, authority power to receive obedience. Narrow span हमारा क्या हो जाएगा? स्मॉल नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स. डन, दैट्स इट, डन. नेक्स्ट, 4 साइकिल ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग गिवन बाय कोर्ब्स. ठीक है, तो एक हमारे थिंकर है कोर्ब्स, उनका कहना है कि जो भी इंडिविजुअल लर्न करता है ना वो एक्सपीरियंस से लर्न करता है. तो एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब आप बुक से पढ़कर या किसी और की कहानियां सुनकर नहीं, खुद लाइफ में चीजें एक्सपीरियंस करके आप सीख रहे हो. तो उसके 4 साइकिल होते हैं. क्या क्या? एक्सपीरियंसिंग, पहले आप कोई किसी सिचुएशन को अंडरगो कर रहे हो, आप सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर रहे हो, सिचुएशन में जो भी चीजें आपने देखी समझी उसका प्रोसेस कर रहे हो. जब प्रोसेस करो फिर जो भी प्रोसेस किया आपने उसको फिर आप कॉन्सेप्चुअलाइज कर रहे हो एंड देन यू आर अप्लाइंग. ये चार साइकिल हैं किसके? कोल्ब्स के
4 साइकिल्स ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो कि कोल्स ने दिया है वो ये 4 साइकिल है। पहले हम एक्सपीरियंस करते हैं, फिर वहां से एक्सपीरियंस जो भी हमने सीखा पहले अपने माइंड में डालते हैं। ओके, दिस इज दैट इज व्हाट इज प्रोसेसिंग। फिर माइंड उसका कॉन्सेप्ट बनाता है, कॉन्सेप्चुअलाइज करता है, उसके बाद वो अप्लाई करता है। ठीक है, देखिए तो an individual learner moves through a spiral of immediate experience which leads to observation and reflection, है ना। एक्सपीरियंस, अगर आप कुछ भी चीज एक्सपीरियंस करते हो तो आप उसको पहले ऑब्जर्व करते हो, एक्सपीरियंस करने के बाद ऑब्जर्व करते हो, फिर रिफ्लेक्ट करते हो। तो द रिफ्लेक्शन आर देन ऑब्जर्व्ड एंड लिंक्ड विद प्रीवियस नॉलेज एंड ट्रांसलेटेड इनटू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट और थ्योरीज। ठीक है, अब जैसे कि आपने क्या किया, एक बार बारिश में आपने एक्सपीरियंस, बारिश में आपने भीगा, ठीक है, तो आपको तो फिर व्हाट हैपेंड, तो आपकी तबीयत खराब हुई। तो व्हाट यू कॉन्सेप्चुअलाइज्ड, आपने एक्सपीरियंस किया कि यू गॉट ड्रेंच्ड इन द रेन एंड देन you process the information that you are having fever. Then you conceptualized. What you conceptualized? आपने conceptualize किया कि जब भी कोई अगर रेन में ड्रेंच हो जाता है तो उसे फीवर हो जाता है, ये आपने conceptualize किया। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी बारिश हुई तो आपने उसे अप्लाई किया। This is a cycle of experiential learning. Yes, he said, तो कोल्स ने क्या कहा है, लर्निंग इज द प्रोसेस वेयर बाय नॉलेज इज क्रिएटेड। तो नॉलेज हमने क्रिएट कैसे किया, जरूरी नहीं कि बारिश में भीगने से बारिश होती है, जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल। ओके, कि इफ तो नॉलेज क्या क्रिएट हुआ, यहाँ पे नॉलेज क्रिएट हुआ कि इफ यू गेट ड्रेंच्ड इन रेन यू गेट फीवर। तो ट्रांसफॉर्मेशन, आपका जो एक्सपीरियंस है उसने आपको ये चीज सिखाया, आपने आपके में ये नॉलेज को क्रिएट किया, राइट। तो दैट इज व्हाट इट इज, एक्सपीरियंसिंग, emphasizing personal involvement with people in everyday situation, processing, people understand ideas, situation from different point of view. Okay, आप प्रोसेसिंग मतलब जो भी चीजें आपको हुई, आपको फीवर हुआ तो आपने उसको प्रोसेस किया, so getting fever, then you have conceptualized. Learning about theory, so आपने एक थ्योरी बना ली कि it causes fever and then you applied it next time when it rained. Correct? Done. Question number 4 देखिए, very important, dash includes creation of an atmosphere of effective supervision, the opportunity for realization of personal goals, congenial relation with others at work, and a sense of accomplishment. Organization behavior, organization culture, organizational climate, none of them. Question number 4. Anybody? Any guesses? Question number 4 concept between organizational culture and organizational climate. देखिए, कल्चर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। कल्चर क्या होता है, कल्चर इज प्रेजेंट इन द सेम मैनर एवरीवेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, है ना, प्रेजेंट इन द सेम वेयर एवरीवेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज डीप एंड स्टेबल, ये चेंज नहीं होता, ये चेंज नहीं होता, ठीक है। और क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट इज द परसेप्शन ऑफ पीपल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, परसेप्शन ऑफ पीपल, तो हर किसी का अलग अलग परसेप्शन हो सकता है। कल्चर क्या होता है, जो हर जगह सेम होता है, हर जगह सेम होता है, बिल्कुल डीप रूटेड होता है, स्टेबल होता है। जैसे गूगल का ऑर्गेनाइजेशन कल्चर मैंने कभी पढ़ा था कि बहुत ही कूल सा वर्क प्लेस होता है, राइट। वहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस काफी ज्यादा अच्छा होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, वो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर। ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते थे, वहाँ पर आपको वहाँ पर कूल ऑर्गेनाइजेशन कल्चर नहीं होता था, वहाँ पर आपको प्रॉपर डेस्क पेपर वर्क है और क्यूबिकल है एंड ऑल, तो वो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हो गया, स्ट्रिक्ट, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है, एक एटमॉस्फेयर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एटमॉस्फेयर, सुपरविजन कितना है, आप कितना अलाउड है कि 9 to 5 आप अपने पीयर से कितना इंटरेक्ट कर पाते हो, और अपने के पर्सनल गोल्स कितने रियलाइज हो सकते हैं, कॉन्जेनियल रिलेशनशिप विद अदर्स एट वर्क, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आपको कैसा फील होता है। तो एक जो ये जो ओवरऑल जो चीज है, देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि जो क्लाइमेट है वो परसेप्शन ऑफ पीपल या परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, और जो कल्चर है वो हर जगह सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम किसी पर्सन की बात करें कि उस पर्सन को कैसा फील हो रहा है, कि उसका बॉस कैसा है, उसका पर्सनल गोल्स कितना रियलाइज हो रहा है, उसका बाकी सारे लोग के साथ रिलेशन कितना है, उसका सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट कैसा है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि एनी पर्सन इज वर्किंग इन बैंक, द बैंक हैज 2 ब्रांचेस, द बैंक हैज 2 ब्रांचेज इन सेम सिटी, ठीक है। तो एक जो है वो सिटी के अंदर में है और एक सिटी के आउटस्कर्ट्स में, एक सिटी के आउटस्कर्ट में, एक सिटी के सेंटर में, ठीक है।
तो जो एम्प्लॉय है ना, दोनों एम्प्लॉय को अलग अलग तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा। दोनों एम्प्लॉयज को के लिए जो बॉसेस होंगे वो अलग अलग होंगे। तो ये बॉस मान लीजिए काफी ज्यादा फ्रेंडली है एंड द बॉस हियर इज नॉट दैट मच फ्रेंडली, इज लाइक ऑटोक्रेटिक बिहेवियर। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट अलग हो सकता है, इसके लिए सुपरविजन का डेफिनेशन अलग होगा, इसके लिए अपॉर्चुनिटी फॉर रियलाइजेशन ऑफ पर्सनल गोल्स कम होगा, क्योंकि आउटस्कर्ट्स में है, सिटी के आउटस्कर्ट्स में, राइट। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज काफी कम है कुछ और लर्न करने की, बट यहाँ पे सिटी के सेंटर में ही इज हैविंग जिम आउटसाइड, ही इज हैविंग सम अदर ट्रेनिंग स्किल्स यहाँ पे है, काफी ज्यादा कुछ हो सकता है। तो कॉन्जेनियल रिलेशन विद अदर्स एट वर्क, तो यहाँ पे काफी कम उसे लोग मिलेंगे, यहाँ पे काफी ज्यादा फ्रेंडली लोग हैं। तो फॉर द सेम ऑर्गेनाइजेशन द पर्सन कैन हैव डिफरेंट एक्सपीरियंस, तो वो उसका क्लाइमेट हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट चेंज है। लेकिन कल्चर दोनों का सेम होगा, कल्चर ये दोनों का सेम होगा। कल्चर कैसे सेम होगा दोनों का, कि दोनों में ही दोनों में जो ऑर्गेनाइजेशन के जो सेम वैल्यूज, सेम मिशन और सेम विजन होगा, तो इसलिए कल्चर हमारा सेम होगा। देखिए एक बार डेफिनेशन देखते हैं। तो क्लाइमेट इज सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ पीपल अबाउट द एनवायरनमेंट इन विच दे वर्क। इट इज अ वैल्यू जजमेंट ऑफ पीपल, यहाँ पे पीपल का वैल्यू जजमेंट है कि उनको आसपास कैसा फील हो रहा है। और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डिफाइंस द प्रॉपर वे टू बिहेव विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह से बिहेव करना है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली, बहुत ज्यादा फ्रेंडली, तो वो ओवरऑल हर जगह सेम होगा। दिस कल्चर कंसिस्ट ऑफ शेयर्ड बिलीव्स एंड वैल्यूज एस्टैब्लिश्ड बाय लीडर्स एंड देन communicated and reinforced through various methods, ultimately shaping employees' perception, behavior, and understanding. It is deep and stable. Okay, correct. Culture is same throughout the organization. The organization dash describes the shared perception of people in a group of organization. यहाँ पे climate हो गया, है ना। फिर shared perception है, okay, once again. An organization dash include how people feel about the organization and the belief, values, and assumption that provide the identity and set the standard of behavior. यहाँ पर क्लाइमेट होगा और यहाँ पर कल्चर होगा, राइट। तो क्लाइमेट हमेशा परसेप्शन ही होता है कि लोगों का परसेप्शन क्या है एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और कल्चर क्या होता है कि ओवरऑल और जो ऑर्गेनाइजेशन का बिलीफ, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का अजम्पशन दैट प्रोवाइड द आइडेंटिटी एंड सेट द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, है ना। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्लाइमेट होगा और फिर कल्चर होगा। डन, समझ आया? यस, 5 का भी। 6. The dash is based on how people react in an environment. Though dash-like thinking, expectation, and perception do exist, they are not needed to manage or predict behavior. What is based on how people react in an environment? देखिए, behavioral approach. Behavior मतलब क्या होता है? Behavior मतलब how you act और how you react. ये आपके एक्शन में दिखता है। Behavior means what is shown in your action. That is only considered your behavior. That's it. ठीक है। How people react or act in an environment, वो उसका behavioral approach ही होगा, ठीक है। और cognition क्या होता है? Cognition मतलब आप क्या सोच रहे हो, आपकी सोच, आपके दिमाग में जो चीजें हैं, आपके दिमाग में जो बातें हैं, दो वो आपके रिएक्ट नहीं हो रहे, दो वो एक्शन में नहीं आ रही, तो वो कॉग्निशन हो जाएगा। तो दो कॉग्निशन लाइक थिंकिंग, एक्सपेक्टेशन एंड परसेप्शन डू एग्जिस्ट। एक्सपेक्टेशन और परसेप्शन हमारा कॉग्निशन है, तो दे आर नॉट नीडेड टू मैनेज और प्रेडिक्ट बिहेवियर। तो एक्सपेक्टेशन और परसेप्शन तो रहता है, बट उससे मैनेज, बिहेवियर को मैनेज या प्रेडिक्ट करने के लिए दीज आर नॉट ओनली दी ओनली थिंग, है ना। सिर्फ इन्हीं की जरूरत नहीं होती। एक्सपेक्टेशन और परसेप्शन से हम पता नहीं कर सकते कि बिहेवियर को मैनेज या प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे थिंकिंग दिया हुआ है, तो कॉग्निटिव लाइक अप्रोच हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग एटीट्यूड्स पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें और क्लियर हो जाएगा। कॉग्निशन रिफर्स टू मेंटल एक्टिविटी इंक्लूडिंग थिंकिंग, रिमेम्बरिंग, लर्निंग एंड यूजिंग लैंग्वेज। So when we apply a cognitive approach to learning and teaching, we focus on understanding of information and concept, है ना। अभी आप क्या करो, अगर आप लेक्चर सुन रहे हो तो आपका जो कॉग्निटिव पार्ट है वो एक्शन में है, और वो आप इंफॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट को समझने की, सीखने की कोशिश कर रहे हो, है ना। नेक्स्ट, द बुक द साइकोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट वाज पब्लिश्ड बाय। साइकोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट किसका नाम आएगा? साइकोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट में नाम आता है फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट का, ठीक है। अगर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की बात है तो किसका नाम आता है? ह्यूगो मुन्स्टरबर्ग,
हुगो मुन्स्टरबर्ग का नाम किस में आता है? अगर हमारा इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की बात हो रही है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की बात हो रही है, और साइकोलॉजी इन मार्केटिंग, साइकोलॉजी इन मार्केटिंग की बात आए तो किसका नाम आता है? विलियम डेल स्कॉट, विलियम डेल स्कॉट। हमने एमसीक्यू सॉल्व किया इन सबसे रिलेटेड, करेक्ट? ह्यूगो मुन्स्टरबर्ग, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, मार्केटिंग साइकोलॉजी डेल स्कॉट, और साइकोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट। Who developed social cognitive theory? Social cognitive theory में नाम आता है किसका? एल्बर्ट बंडुरा। देखिए ये भी एक बहुत ही अच्छी थ्योरी, जो ओवरऑल ओबी यूनिट है ना वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना। आप उसको अपने लाइफ की लर्निंग से रिलेट कीजिए, हर एक टॉपिक को, हर एक चीज को अपने लाइफ के एक्सपीरियंस, लाइफ की लर्निंग से रिलेट कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि ये यूनिट आपके सिलेबस का है, आपके लिए आपको इसको इसमें एफर्ट देनी है। you will remember the concept, you will remember this unit like in a very easy way. सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, देखिए तो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी हमारी कब आई थी? सोशल कॉग्निटिव थ्योरी हो गई या सोशल लर्निंग थ्योरी हो गई? सोशल इज द कीवर्ड, है ना। तो सोशल लर्निंग थ्योरी या सोशल कॉग्निटिव थ्योरी हमें किसने दी थी? एल्बर्ट बंडुरा ने दी थी। एंड इट डेवलप्ड इनटू सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। स्टार्ट हुई थी सोशल लर्निंग थ्योरी से, डेवलप हो गई सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, नो इश्यूज। In 1986 and posits that learning occurs in a social context, है ना। इसमें social is the keyword। अगर आपको अकेले आइलैंड पे छोड़ दिया जाएगा तो लर्निंग नहीं होगी। For learning from day one, कोई बच्चा है वो 1 साल का, till your last day in this world, तो अगर लर्निंग हो रही है तो लर्निंग किस में होती है? एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में होती है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? एनवायरनमेंट। कॉन्टेक्स्ट वर्ड आपको कहीं भी दिखे, आप उसको जो कीवर्ड होगा आप उस कॉन्टेक्स्ट के लिए एनवायरनमेंट। तो सोशल एनवायरनमेंट विद अ डायनेमिक एंड रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब कोई रिस्पॉन्ड करे, कोई बात करे, कोई आपकी आपकी जो भी आपका बिहेवियर होगा, जो भी आपकी लर्निंग होगी, आपसे शेयर करे, आपसे बातें करे, रेसिप्रोकेट करे। तो रेसिप्रोकल इंटरेक्शन ऑफ द पर्सन, एनवायरनमेंट एंड बिहेवियर। एक डायनेमिक एंड रेसिप्रोकल इंटरेक्शन होता है आपका सोसाइटी में, आपके आसपास के लोगों के साथ, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स से, उससे आपकी लर्निंग होती है ना। तो इट एम्फसाइजेस द डायनेमिक इंटरेक्शन बिटवीन पीपल, पर्सनल फैक्टर्स, देयर बिहेवियर एंड देयर एनवायरनमेंट। जितना डायनेमिक इंटरेक्शन होगा उतना आपका जो आपकी लर्निंग होगी, है ना, आपका जो कॉग्निशन उतना बढ़ेगा, आपकी लर्निंग उतनी बढ़ेगी। बंडुरा's social learning theory provides a helpful framework for understanding how an individual learns via observation and modeling। तो सोशल थ्योरी में आप सोसाइटी को ऑब्जर्व करते हो, बातें करते हो, इंटरेक्शन करते हो, तो आप थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड मॉडलिंग आपकी लर्निंग कैसे होती है, ये बंडुरास के सोशल लर्निंग थ्योरी बताती है। डन, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग: साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी। यस, 9 का आंसर क्विकली। ये सब मैंने आपको बता दिया है। हाँ, साइकोलॉजी में हम किसी एक ही इंडिविजुअल बिहेवियर की बात करते हैं, है ना। ए का 4 हो जाएगा। उसके बाद सोशियोलॉजी में सोसाइटी की बात हो रही है, सोसाइटी मतलब ग्रुप बिहेवियर की बात होगी। स्टडी ऑफ मैन, हिज वर्क, हिज ओरिजिन, हिज कल्चर, ये हमारा एंथ्रोपोलॉजी है। ये भी हमने एंथ्रोपोलॉजी का डेफिनेशन में देखा है। फिर यहाँ पे साइकोलॉजी में एक की बात होती है। सोशल साइकोलॉजी मतलब एक डायड की बात होगी कि एक पर्सन और दूसरा पर्सन सोसाइटी में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, 2 लोगों के बीच की बात होगी। दिस इज स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ वन पीपल ऑन अनदर। पॉइंट नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। That is the manner, disposition, feeling and position about a person or thing, tendency or orientation, especially in mind। किसी भी चीज के बारे में आपके मन में जो भी फीलिंग्स है, जो भी पोजीशन है, जो भी मैनर है, जो भी डिस्पोजिशन है, उसको क्या बोलेंगे? एटीट्यूड, परसेप्शन, बिहेवियर, कॉग्निशन। चैट जीपीटी आया, उसके बारे में आपके मन में क्या डिस्पोजिशन है, ठीक है, या फिर एनीथिंग लाइक you are smelling something very good which is cooking in the kitchen, तो आप क्या फील कर रहे हो कि अच्छा किसकी स्मेल हो सकती है ना। तो वो सब कुछ मतलब कुछ किसी भी चीज के बारे में आपके मन में जो फीलिंग्स होगी, स्पेशली इन माइंड, नॉट इन योर एक्शन। 10 का बी आया है, 10 का सी और बी। 10 का आंसर पता है क्या है?
10 का सी किसने किया है? सबसे पहले मुझे ये देखना है, अनामिका। अनामिका ने फिर इम्प्रूव कर दिया। सी देखिए, जब भी बिहेवियर दिखेगा ना, आपको क्या सोचना है? बिहेवियर मतलब वो एक्शन में है कि नहीं, एक्शन में, एक्शन या रिएक्शन, हाउ यू एक्ट और रिएक्ट। यहाँ पे माइंड लिखा हुआ है, तो बिहेवियर तो हम सबसे पहले कैंसिल करेंगे। कुछ भी आंसर होगा बी सी डी, लेकिन सी तो पक्का नहीं होगा, है ना? ये क्लियर हुआ? अब हो गया एटीट्यूड, अब हो गया परसेप्शन, और फिर हो गया कॉग्निशन। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या होगा? अब इसका आंसर क्या होगा? कॉग्निशन नहीं होगा, कॉग्निशन नहीं होगा। कॉग्निशन का जो एक तरह से जो वर्ड है, इसका जो रुझान है वो नॉलेज की तरफ है, इंफॉर्मेशन की तरफ है। आपके माइंड का क्या? इंफॉर्मेशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फीलिंग्स की बात हो रही है, तो एटीट्यूड होगा या परसेप्शन होगा? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एटीट्यूड। ठीक है, परसेप्शन क्या होता है आगे बताऊंगी। एटीट्यूड और परसेप्शन में क्या डिफरेंस होता है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी देखिए, गॉर्डन एल्पॉट। गॉर्डन एल्पॉट बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, जिसका नाम हम लोग एटीट्यूड से रिलेट करते हैं। पर्सनालिटी के बारे में भी उन्होंने काफी कुछ बताया है। तो एटीट्यूड इज अ मेंटल एंड न्यूरल स्टेट ऑफ रेडीनेस organized through experience, exerting a directive or dynamic influence upon the individual response to all object and situation with which it is related. फिर एक कास्टोन ने भी एक डेफिनेशन दिया है, एटीट्यूड डिनोट्स द टोटल ऑफ मैन्स इंक्लिनेशन एंड फीलिंग्स, prejudice or bias, preconceived notion, ideas, fear, threat or any other specific topic. एटीट्यूड किसी भी चीज को लेकर के आपके मन में क्या इंक्लिनेशन है, कितना रुझान है, क्या फीलिंग्स है, क्या प्रेजुडाइस है, बायस है, कुछ अगर प्री कॉन्सेप्ट आइडियाज है, डर है, कोई भी चीज को लेकर के, तो वो उस चीज से रिलेटेड एटीट्यूड है। एटीट्यूड मतलब किसी भी एक चीज को लेकर के आपके मन में उसके बारे में क्या सोचा, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज व्हाट एटीट्यूड है ना, इज व्हाट एटीट्यूड, जो कि आपने कहाँ से सीखा होगा? एक्सपीरियंस से सीखा होगा। ठीक है, तो दैट इज एटीट्यूड। तो एटीट्यूड जो होता है वो 3 तरह का होता है। कौन सा? ABC। एटीट्यूड इज 3 टाइप्स, अफेक्टिव, बिहेवियरल, कॉग्निटिव। अफेक्टिव क्या होता है कि किसी भी चीज को लेकर के अगर आपका जो इमोशनल एस्पेक्ट जो भी होगा वो आपका अफेक्टिव कंपोनेंट होगा। बिहेवियर मीन्स किसी भी चीज को लेकर के आप यू नो द स्टोव इज हॉट, तो आपका एक्शन क्या होता है? यू ट्राई नॉट टू टच द स्टोव, तो दैट इज बिहेवियरल एटीट्यूड। बिहेवियर एटीट्यूड जो आपके एक्शन में दिखता है ना। तो एटीट्यूड में ये तीनों आ जाता है। कॉग्निटिव मतलब कि अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन अपने माइंड में लोड करते हो एटीट्यूड से, देखिए आपको एग्जाम्पल के थ्रू सारा बताया जाएगा। तो एटीट्यूड बेस्ड ऑन बिलीफ, ओपिनियन, नॉलेज और इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर इवेंट विच द एम्प्लॉय पोजेसेस इज अंडर डैश कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आपने कोई सेमिनार अटेंड किया है ऑन एनी टॉपिक, ठीक है, ऑन एनी टॉपिक लाइक किसी भी चीज पे आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कुछ सेमिनार अटेंड किया है, तो वो तो दोबारा आपने कभी इसका देखा कि दिस इज बीइंग रिकंडक्टेड अगेन, दिस इज बीइंग रिकंडक्टेड। तो जब आपने ये सेमिनार अटेंड किया था, इट इज बीइंग रिकंडक्टेड, आपने ये न्यूज सुना, तो आपके मन में कुछ फीलिंग्स आई। तो आपके मन में जो भी फीलिंग्स आया होगा, क्या आया होगा कि इसमें आपको जो भी पढ़ाया गया होगा, जो भी चीजें बताई गई होगी सेमिनार में, वो सारा माइंड में रिप्ले हुआ होगा, है ना, वो सारा माइंड में रिप्ले हुआ होगा। तो दैट इज योर कॉग्निटिव एटीट्यूड। तो कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या बता रहा है? आपका क्या बिलीफ, ओपिनियन, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है किसी पर्टिकुलर इवेंट या किसी चीज को लेकर के, क्या ज्ञान प्राप्त है, तो वो आपका कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड हो जाता है। राइट, डन, ओके। जैसे कि आपके मन में आता है कि अगर रतन टाटा जी का नाम अभी मैं लूं, रतन टाटा, तो उनके मन में इज वेरी गुड इंडस्ट्रियलिस्ट, तो आपके मन में इंफॉर्मेशन आ रहा है ना। अगर मैं ऐश्वर्या राय का नाम लूं, तो आपको बोलोगे कि हाँ 90s में उनको मिस वर्ल्ड बनाया गया था, है ना, तो क्या वो आपके मन में इंफॉर्मेशन आया, तो वो कॉग्निटिव एटीट्यूड हो गया। महात्मा गांधी का नाम अगर लूं, तो महात्मा गांधी हैड एन इंस्पायरिंग लीडरशिप एंड विजन, आपके मन में आया। राइट, तो जो इन्फॉर्मेशन आती है आपके मन में किसी भी टॉपिक को लेकर के, तो दैट इज कॉग्निटिव कंपोनेंट। बिहेवियरल कंपोनेंट क्या होता है? द एटीट्यूड बेस्ड ऑन द कांसेप्ट दैट every individual will have an intention to react in a certain way towards something, that is under behavioral component. तो behavioral component of aptitude ये बताता है कि आप किसी भी चीज में कैसे रिएक्ट करोगे। जैसे यू नो स्टोव इज हॉट, तो आप स्टोव के आसपास जाओगे ही नहीं, स्टोव को टच करने की कोशिश नहीं करोगे, बिकॉज your attitude toward a stove is that कि if you touch it, if you show any action towards it, your hand will burn, तो आप एक्शन शो नहीं करोगे। राइट, तो ये हो जाता है हमारा बिहेवियरल कंपोनेंट, ये हो जाता है आपका
बिहेवियरल कंपोनेंट, जैसे कि था कि आपका अगर एटीट्यूड, अगर जब भी बारिश होती है, किसी को बारिश पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, तो मान लीजिए कि आपका एटीट्यूड ऐसा, आप कभी बारिश में यू गॉट ड्रेंच्ड एंड यू गॉट फीवर, तो आपका एटीट्यूड क्या बन गया कि बारिश कॉजेज यू, रेन कॉजेज यू फीवर, तो आपका बिहेवियर क्या हो जाएगा, आपका बिहेवियरल एटीट्यूड, आपका जो बिहेवियरल एटीट्यूड टुवर्ड रेन क्या हो जाएगा कि आप ऐसा एक्ट करोगे जैसे कि यू डोंट वांट टू गो इन द रेन, as if you don't want to go in the rain. So this is how your reaction towards rain because of your behavioral component of attitude. समझ में आया, समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आया. क्वेश्चन नंबर ये सॉरी, हाँ, तो behavioral component, the way the attitude influence on how we act or how we behave, ये है behavioral. I will avoid spiders and scream if I see one. अगर ऐसा अगर एग्जाम में आता है, एग्जाम में, तो लोग जानबूझकर अवॉइडर को स्पाइडर को अवॉइड कर रहे हैं, एंड दे आर टेलिंग दैट दे विल स्क्रीम इफ दे सी वन. तो यहाँ पे हाउ दे विल आर गोइंग टू एक्ट, हाउ दे आर गोइंग टू बिहेव, हो जाएगा बिहेवियरल कंपोनेंट, जिसको हम कॉग्निटिव कंपोनेंट भी कहते हैं. नाइस. नेक्स्ट इज द एटीट्यूड बेस्ड ऑन फीलिंग सेंटिमेंट्स. तो ये हो जाता है अफेक्टिव. अफेक्टिव इज सिंपली इमोशंस. अफेक्टिव इज सिंपली इमोशंस, ठीक है. तो किसी भी चीज को देख करके अगर आप इमोशनल या सेंटिमेंट हो रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ओल्ड पीपल हो गया, या फिर ऑर्फन में आपने किसी बेबी को देखा, तो यू हैव गॉट वेरी फीलिंग सेंटिमेंटल इमोशंस ऑफ एनी अदर पर्सन आर अंडर अफेक्टिव कंपोनेंट, आर अंदर इन दी अफेक्टिव कंपोनेंट. तो अफेक्टिव कंपोनेंट है ना. तो आई लव स्मॉल बेबीज, है ना. फ्लावर्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं, तो यू लव द स्मेल ऑफ फ्लावर्स. आई फियर माई साइंस टीचर, आई लव स्मॉल बेबीज. तो ये सारा हमारा अफेक्टिव कंपोनेंट है एटीट्यूड का, कि किसी भी आप साइंस टीचर को देख करके आपका एटीट्यूड क्या है, दैट यू आर स्कैर्ड ऑफ हिम. एंड स्मॉल बेबीज को देख के आपका एटीट्यूड क्या है, आपके मन में इमोशंस क्या आ रहे हैं, यू लव स्मॉल बेबीज. तो दैट इज अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड. राइट, डन. यस, समझ में आ गया. एटीट्यूड बिल्कुल क्लियर है. एटीट्यूड क्लियर हो गया, मतलब किसी भी चीज, सम टोटल ऑफ एवरीथिंग विच यू गेट बाय सेइंग एनीथिंग, है ना. मतलब किसी भी चीज को लेकर के आपका जो भी मन में या बिहेवियर में या फिर इमोशनली ना, किसी भी चीज को लेकर आपके मन में फीलिंग्स क्या है, या फिर आपका एक्शन क्या होता है, या फिर आपके माइंड में इंफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है, यही तीनों चीज होगा. तो किसी भी आइटम या किसी भी चीज को लेकर के सम टोटल ऑफ ऑल दिस थिंग्स इज योर एटीट्यूड. राइट. अब चलिए आगे बढ़ते हैं. Dash is a person's belief in their ability to succeed in a particular situation. Dash is a person's belief in their ability to succeed in a particular situation. That means what? कोई पर्सन, आपने देखा होगा, कई लोग होते हैं अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा डिटरमाइंड होते हैं. आपने टीवीएफ में देखा होगा यूपीएससी वाले वीडियोस, राइट. तो वो लोग काफी ज्यादा डिटरमाइंड होते हैं, संदीप भैया एंड ऑल, ठीक है. तो उनका जो प्रोपेंसिटी होता है सक्सीड करने का, देयर एबिलिटी टू सक्सीड, तो उनका खुद में बहुत ज्यादा बिलीफ होता है कि नहीं, हम मेहनत करेंगे, आई विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. आप स्कूल में भी देखोगे जो टॉपर्स होते थे स्कूल में या फिर कॉलेज में जो टॉपर्स होते थे, तो दे यूज्ड टू बिलीव इन देमसेल्फ दैट यस, चलिए किताब पढ़ते हैं, आज पढ़ाई करते हैं, और इतने नोट्स अगर हम कंप्लीट कर लेंगे तो ऑब्वियसली 90+ मार्क्स आ सकते हैं. तो लाइक दैट योर बिलीव in your ability to succeed in a particular situation. Okay, आपने YouTube पर एक वीडियो देखा to bake a cake, ठीक है. और उसके बाद कई, अगर आप इग्नोर कर देते हो तो यहाँ पर आपका बिलीफ इन देयर एबिलिटी थोड़ा कम है, चलो बाद में देखेंगे. और अगर आप बोलोगे कि नहीं अभी केक बनाना है, एंड यू आर फॉलोइंग द रेसिपी एंड यू आर मेकिंग अ वेरी गुड केक एंड यू आर डूइंग एवरीथिंग मेटिकुलसली, तो वहाँ पर क्या है, योर बिलीव योर एबिलिटी टू सक्सीड इन बेकिंग अ केक. That is what is your self-efficacy. That is what your self-efficacy. Yes. ना ही self-esteem, ना ही self-appraisal. तो self-efficacy क्या होता है? Self-efficacy refers to individual confidence in their ability to complete a task. अब आपको पता होगा, अगर आप खुद के बारे में सोचिए अभी, तो आपको पता होगा कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से टास्क है जो आप बिल्कुल you have the confidence that you can do that properly. आपको बिल्कुल अपने आप पे कॉन्फिडेंस होगा, तो वहां पे आपकी सेल्फ एफिकेसी है. तो कॉन्सेप्ट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय अल्बर्ट बांडुरा. एग्जांपल हो जाएगा, अ मैन हु इज स्ट्रगलिंग टू मैनेज हिज क्रॉनिक इलनेस बट फील्स कॉन्फिडेंट दैट ही कैन गेट बैक ऑन ट्रैक.
and improve his health by working hard by following doctor recommendation. Very good example है ना. कोई ऐसा पर्सन है जो कि इल है, क्रॉनिक इलनेस है, पर वो डॉक्टर के रिकमेंडेशन को फॉलो कर रहा है, वो डेली मेडिसिन खा रहा है और डेली मेडिटेशन एंड ऑल ही इज प्रैक्टिसिंग, ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि उसका अपने आप पे बिलीफ है, उसका अपने आप पर बिलीफ है कि वो जल्दी ठीक हो सकता है. That is what is an example of a strong self-efficacy, that I believe that I can do this. वो हो जाता है strong self-efficacy. Self-esteem क्या होता है? What is the difference between self-efficacy and self-esteem? Self-esteem is what? It means that you are doing well. High self-esteem means you focus better and get along with colleagues well. यहाँ पे self-esteem मतलब खुद को पता होना कि हम जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, है ना. Self-esteem ना खुद के लिए एक respect होना, that whatever you are doing well. You are doing well for yourself. You are doing well for your friendly, for your family. You are doing well for the and you are keeping up with the expectation of people who love you. That is what is self-esteem. तो अगर आपका self-esteem अच्छा रहेगा ना, तो खुद से confidence आएगा और आप किसी भी काम में अच्छा focus करोगे and you will get along with colleagues well. और अगर आपका self-esteem low रहेगा तो आप eye contact avoid करोगे, आप लोगों से मिलना जुलना avoid करोगे, और आप किसी भी काम में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि यू आर जो आप अपने आप को फुल फ्लेजली, यू आर नॉट पुटिंग एफर्ट्स ऑन एवरीथिंग, है ना. कहीं ना कहीं आप में कुछ कमी है, आप ठीक से काम नहीं कर रहे, या जो भी आपके जो गोल्स है वो उस पर आप ठीक से फोकस करके कंप्लीट नहीं कर पा रहे. तो ये आपको पता होगा अगर आपका सेल्फ एस्टीम लो होगा तो, राइट. Attitude, it decides how to act or behave in a situation. It is the aggregate of our values, feelings and opinions. Attitude तो आपको समझ में आ गया. Done. तो attitude done, self esteem done, self efficacy done. अभी तक में कोई confusion नहीं है. This I am assuming अभी तक कोई confusion नहीं है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Might is right is the motto of. ये हमारे 4 मॉडल्स हैं किसके, OB के. क्वेश्चन बनता है ऐसे, चारों मॉडल अच्छे से पढ़ लीजिए. ऑटोक्रेटिक मॉडल सिंपल है, बॉस हमारा ऑटोक्रेटिक है, बॉस ऑर्डर देता है, एम्प्लॉइज फॉलो करते हैं, बॉस ही सारे डिसीजंस लेता है एंड ऑल. यहाँ पे ट्रांजैक्शनल लीडरशिप होगी, यहाँ पे रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बात होगी. इतना तो हम समझ सकते हैं, है ना, इतना तो हम समझ सकते हैं. ठीक. कस्टोडियन मॉडल में क्या होता है, कस्टोडियन मॉडल में एम्प्लॉय का वेलफेयर ही हमारा, एम्प्लॉय का वेलफेयर और सिक्योरिटी ये ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर कर देती है. ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर कर देती है, तो आपको घर देती है, आपको इंश्योरेंस देती है, आपको हॉस्पिटल देती है. जैसे कि पीएसयू के मूल्य कुछ जॉब्स जो होते हैं वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, वेलफेयर का आपका ध्यान रखा जाता है, सिक्योरिटी होती है, काफी कुछ रहता है पीएसयू के जॉब्स में, है ना. जैसे कि यस एनपीसीआई लगी देखें, ये बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा वैलिड है, पूरा नहीं वैलिड है. ठीक है, थोड़ा सा तो यहाँ पे क्या था, वेलफेयर सिक्योरिटी. बट इसका एक कॉन्स क्या है, दिस डज नॉट अप्लाई टू एनपीसीएल, डज नॉट अप्लाई टू एनपीसीएल. कहीं बाय चांस हो जाता है, बट सब जगह नहीं होता. कौन सी होता है कि एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं, कितना ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं कि उनका जो थोड़ा जो जॉब है, वो जॉब को बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं फाइंड करते. एक होता है ना कि रिस्क होता है कि भाई अच्छा काम करो नहीं तो अब प्रमोशन नहीं मिलेगा, अच्छा काम करो नहीं तो फायर कर दिया जाएगा. तो वैसी चीजें तो होती नहीं, तो जॉब को चैलेंजिंग लोग फाइंड नहीं करते, दे गेट कंफर्टेबल. तो ये थोड़ा सा कॉन्स हो जाता है. ठीक है, कहीं पे कस्टोडियन मॉडल का. सपोर्टिव मॉडल में क्या होता है, आपको बहुत ही अच्छा लीडरशिप मिलता है. इट्स अ वेरी गुड, मतलब हर चीज बहुत अच्छा है. लीडरशिप आपको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया से मिलता है. आपके बॉसेस काफी ज्यादा अच्छे होते हैं जो कि आपको सपोर्ट करते हैं आपके गोल्स में, एम्बिशंस में. और इट्स लाइक गेटिंग अ वेरी गुड लीडरशिप एंड डूइंग वेल. कॉलेजियल मॉडल में क्या होता है, कॉलेजियल मतलब ये कलीग से बना है. कॉलेजियल मॉडल मतलब कलीग मतलब टीम वर्क मतलब कि यहाँ पे जो है ना वो प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर नहीं है. जैसे कोई 4 फ्रेंड्स मिलकर के एक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टअप 4 फ्रेंड्स का. शार्क टैंक का एग्जांपल लीजिए, बहुत सारे स्टार्टअप आपने देखे होंगे, वहाँ पे कॉलेजियल मॉडल है. तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई प्रॉपर हायरार्की नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, अपने मन से काम कीजिए. लेकिन यहाँ पे हमें जो एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है कॉलेजियल मॉडल में, वो ये है कि यहाँ पर लोगों का कौन सा नीड फुलफिल होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि उनकी वेलफेयर जॉब होती है, उसको छोड़ करके भी एक स्टार्टअप शुरू करते हैं, बिकॉज दिस इज व्हाट दे अल्टीमेटली वांट टू डू इन देयर लाइफ, राइट. तो कॉलेजियल मॉडल में हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड हमारा फुलफिल होता है. करेक्ट. एक छोटा सा मैंने ब्रीफ
आइडिया दिया है, बट आपको भी अपने एंड से ही चारों मॉडल्स रेडी कर लेने हैं. यस. According to Robert Kurtz, the managers have the mental ability to analyze and diagnose complex situations. They possess conceptual skill. इसी क्वेश्चन है. conceptual skill मतलब मेंटल एबिलिटी होना कि आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आप एनालाइज करो, डायग्नोज करो और साथ ही साथ सॉल्यूशन बताओ, है ना. आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर देखिए कि इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. कॉन्सेप्चुअल स्किल का मतलब ये भी होता है कि यू हैव टू ट्रांसफॉर्म थॉट्स टू एक्शन ड्रिवन सॉल्यूशन. बस सोचना है, जो जो आपने सोचा उसको एक्चुअली एक्शन में ड्राइव करना, ये है कॉन्सेप्चुअल स्किल. ठीक है. अब क्या हुआ कि आपकी कंपनी में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, या फिर आपकी कंपनी दिल्ली में है, वो दिल्ली रेंज में कुछ डिस्टर्ब हो गई बहुत ज्यादा, तो आपने सोचा कि उसको कैसे वहां से सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. उसको आप एक्चुअली आप एक्शन ड्रिवन सॉल्यूशन में लाना और अपनी कंपनी को बचाना, फिर से उसको प्रॉफिट फिर से कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग बनाना. तो आपके मन में जो जो प्लान्स है वो एक्शन में एक्चुअली आ जाए. ये होता है मैनेजर्स का कॉन्सेप्चुअल स्किल. ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्चुअल स्किल्स. क्वेश्चन नंबर 17 देखिए. मिस्टर दिनेश हैज अ जॉब व्हिच पेज एन एक्सीलेंट सैलरी. मिस्टर दिनेश है, दिनेश जी की जो सैलरी है बहुत अच्छी है. ठीक है. उसके बाद क्या हो रहा है, उनका जो रिलेशनशिप है उनके दोस्तों के साथ, उनके बॉस के साथ, वो भी बहुत अच्छा है. और he likes the fact that company policy fits well with what he personally believes. उनका पर्सनल बिलीफ सिस्टम कुछ ऐसा है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए और कंपनी की पॉलिसी भी जो है उसी से कंपनी की पॉलिसी भी से फिट बैठती है. कंपनी हमारे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए कई सारे स्टेप्स लेती है. वेस्ट जो भी कंपनी के जो भी वेस्ट होते हैं उसको एनवायरनमेंट में बिल्कुल फिल्टर करके रिलीज करती है और जितना भी रिक्वायर्ड हो. दैट्स ऑल. एंड दैट ही रिसीव्ड कंसिडरेबल रिकॉग्निशन फॉर हिज अचीवमेंट. और उसने कंपनी में बहुत अच्छा काम किया, उसे अचीवमेंट भी मिला, उसे रिकॉग्निशन भी मिला. तो ये कौन सबसे ज्यादा लाइकली फैक्टर कौन सा है कि दिनेश लव्स हिज जॉब. तो दिनेश लव्स हिज जॉब, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? कंपनसेशन, गुड नेचर ऑफ फ्रेंड्स, गुड नेचर ऑफ बॉस, रिकॉग्निशन ऑफ हिज अचीवमेंट. क्वेश्चन नंबर 17. 17 का आंसर क्या होगा? सरोज, अनामिका, नजमा बताइए 17 का आंसर क्या होना चाहिए? अच्छी सैलरी है, अच्छे बॉस हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, कंपनी की पॉलिसी आपकी पॉलिसी से मैच हो रही है और आपको अपने काम के लिए रिकॉग्निशन भी मिला है. यू लव योर जॉब. वाई? इसमें से इन 5 में से कौन सा रीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? 17 का डी है. ठीक है. यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिकॉग्निशन फॉर अचीवमेंट, है ना. ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कुछ कम भी हो जाएगी तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट रिकॉग्निशन फॉर अचीवमेंट अगर कम हो जाती है तो फर्क पड़ेगा, राइट. तो व्हेनेवर पीपल वर्क they seek recognition, they crave for recognition whenever they are doing hard work, they crave for recognition. और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि why दिनेश loves his job. ठीक है. यस, रिकॉग्निशन इज इम्पोर्टेंट, है ना. यहाँ पे कौन सा थ्योरी अप्लाई हो रहा है? ERG थ्योरी अप्लाई हो रहा है. तो रिकॉग्निशन इज द मोटिवेशनल फैक्टर. ERG थ्योरी में क्या क्या फैक्टर होते हैं? हाइजीन फैक्टर एंड मोटिवेशनल फैक्टर. हाइजीन क्या फैक्टर क्या होते हैं? जिनका होना जरूरी. ठीक है. अगर हाइजीन फैक्टर रहेंगे ना तो सब ठीक ठाक रहेगा, नहीं रहेंगे तो दिक्कत होगी. हाइजीन फैक्टर अगर है तो सब ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो बहुत दिक्कत होगी. ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम होगी. और यहाँ पर क्या है? मोटिवेशनल फैक्टर में क्या क्या होता है? मोटिवेशनल फैक्टर में क्या होता है? नहीं है या फिर है. तो मोटिवेशनल फैक्टर अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं. अगर मोटिवेशनल फैक्टर प्रेजेंट है तो वो एडिशनल एडवांटेज है, हायर सेटिस्फैक्शन है ना. यहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन, और यहाँ पर मोटिवेशनल फैक्टर अगर है तो हायर सेटिस्फैक्शन. यहाँ इन दोनों जगह पे नो डिससेटिस्फैक्शन है, यहाँ पे हायर सेटिस्फैक्शन है. तो दिनेश के साइकोलॉजिकल नीड्स यहाँ पर एड्रेस हो रहे हैं. साइकोलॉजिकल नीड्स, कौन सी नीड्स एड्रेस हो रही है? रिकॉग्निशन फॉर हिज अचीवमेंट. तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल नीड्स है, दैट इज व्हाई. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. The smell of fresh cake baking makes her mouth watery is an example of classical conditioning, operant conditioning, social learning reinforcement theory. इसी क्वेश्चन में बहुत सारे थ्योरीज हैं.
क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है, किसने दिया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होता है, किसने दिया था, रीइंफोर्समेंट थ्योरी के कितने टाइप्स हैं, किसने दिया था, बहुत सारी चीजें हैं, सोशल लर्निंग हमने पढ़ लिया है। तो घर पे आपका एक फ्रेश केक बेक हो रहा है एंड योर माउथ इज बिकमिंग वाटरी, ये किसका एग्जाम्पल है? क्वेश्चन नंबर 18, एनीबॉडी? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, सोशल लर्निंग तो नहीं होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन हम सारे कॉन्सेप्ट इसके डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे, ठीक है? यस, क्वेश्चन नंबर 18। अरे बीएफ स्किनर ने दिया है ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी है? इवान पावलोव। ऑपरेंट कंडीशनिंग बीएफ स्किनर। यस, थैंक यू सरोज। देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है, पहले एक बार सारा समझते हैं, देन वी विल गो बैक टू द क्वेश्चन, ठीक है? तो क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है कि एक स्टिमुलस होता है जिससे डिजायर्ड रिस्पॉन्स को क्रिएट किया जाता है, ठीक है? स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस से हमारा रिस्पॉन्स आता है। क्लासिकल कंडीशन में रिलेशन होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स का, आप इसको याद रखिए। तो स्टिमुलस क्या है? स्मेल ऑफ केक, स्मेल ऑफ केक, और रिस्पॉन्स क्या है? योर माउथ इज वाटरी, राइट? तो whenever a person comes home wearing a baseball cap, एक एग्जाम्पल है, ये बहुत फेमस है क्लासिकल कंडीशनिंग का, कि जब भी कोई पर्सन आता है घर पे बेसबॉल कैप पहना हुआ, तो वो अपने चाइल्ड को पार्क में लेके जाता है। तो चाइल्ड जो है ना, वो इस यहाँ पे क्या एसोसिएट कर रहा है? वो एसोसिएट ये कर रहा है कि whenever his father is coming with baseball cap, that means he is going outside to play, ठीक है? तो जब भी उसके पापा बेसबॉल कैप पहनते हैं तो ही इज एक्साइटेड बिकॉज ही हैज एसोसिएटेड हिज बेसबॉल कैप विद अ ट्रिप टू द पार्क, राइट? तो दिस लर्निंग बाय एसोसिएशन इज कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग। यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, रिस्पॉन्स क्या है? स्टिमुलस है फादर वेयरिंग बेसबॉल कैप, और रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स है चाइल्ड इज एक्साइटेड, चाइल्ड इज एक्साइटेड। तो जब भी बेसबॉल कैप पहने हुए वो देखता है अपने फादर को, द चाइल्ड इज एक्साइटेड, दैट इज क्लासिकल कंडीशनिंग। स्टिमुलस से रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहा है, दिस इज स्टिमुलस एंड दिस इज रिस्पॉन्स, ठीक है? डन, ओके। तो second one is operant conditioning. The operant conditioning is a method of learning that employs reward and punishment for behavior. Operant में reward और punishment होता है। तो दो through operant conditioning an association is made between a behavior and consequence for that behavior. It is given by B.F. Skinner. It happens with reinforcement, punishment and extinction of behavior. Okay, so ऑपरेंट कंडीशन में हमारा रीइंफोर्समेंट है, पनिशमेंट है, एक्सटिंक्शन ऑफ बिहेवियर है, ये तीनों चीजें। तो रीइंफोर्स करते हैं हम किसी भी बिहेवियर को रिवॉर्ड दे करके, हम रीइंफोर्स करते हैं कि अगर आप जल्दी आओगे तो आपको, अगर आप टाइम से ऑफिस आओगे तो मे बी यू विल गेट द ब्रेकफास्ट कूपन फ्री, इफ यू आर लेट द ब्रेकफास्ट कूपन विल नॉट बी गिवन, लाइक दैट समथिंग। तो वो आप रीइंफोर्स कर रहे हो, आप रिवॉर्ड दे करके बिहेवियर को रीइंफोर्स कर रहे हो। पनिशमेंट, इफ यू आर कमिंग लेट देन सम फाइन विल बी देयर, तो फाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पनिशमेंट, ठीक है? और रहता है एक्सटिंक्शन ऑफ बिहेवियर, मतलब कि किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को एक्सटिंक्ट करवाना। जैसे कि आपके ऑफिस में मान लीजिए कोई पर्सन इज मेकिंग, यू ऑलवेज मेक सम लेम जोक्स, तो क्या करोगे आप व्हेनेवर इज जोकिंग यू विल नॉट इग्नोर, यू विल इग्नोर हिम, तो धीरे धीरे वो बिहेवियर एक्सटिंक्ट हो जाएगा, करेक्ट? तो इस तरीके से ये ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर एनफोर्समेंट है, पनिशमेंट है, एक्सटिंक्शन है। एंड चलिए सोशल लर्निंग तो हमें ऑलरेडी पता है, राइट? Yeah, so with this I'll be ending the session today. और OB यूनिट आप लोग अच्छे से पढ़कर आइए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। Tomorrow we are going to discuss a lot more concept in locus of control के बारे में पढ़ेंगे, perception के बारे में पढ़ेंगे, personality के बारे में पढ़ेंगे। Tomorrow personality, ठीक है? और उसके बाद फिर perception and many other small big concept related to these two we will study tomorrow, ठीक है? Yeah, so with this I'll be ending the session today and thank you all for your time. Yes, thank you Sarosh. ठीक है।